नमस्कार विद्यार्थियों। इस कंटेंट को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि आपका जो EFM का ग्रुप है उसमें दो पेपर हैं। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि पेपर फर्स्ट है और दूसरा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया पेपर सेकंड है। और उसका आज टॉपिक हम प्रारंभ कर रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में आपको दो प्रकार के राष्ट्र देखने को मिलते हैं। एक विकसित राष्ट्र होते हैं और दूसरा विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्र वो हैं जिनके पास सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, जिन्होंने विकास के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्र होते हैं, कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, बैंकिंग है, शिक्षा है, मेडिकल फैसिलिटीज है, चिकित्सा है। इस तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं और उन सभी क्षेत्रों में ओवरऑल डेवलपमेंट कर लेना जो है वो कहलाता है कि वो विकसित राष्ट्र हैं। और विकसित राष्ट्र वो होते हैं जिनकी राष्ट्रीय आय और प्रति आय, आर्थिक विकास की दर, बहुत सारे पैरामीटर हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं जिसको आर्थिक विकास के, तो वो बहुत हाई लेवल के होते हैं और वो विकसित राष्ट्र होते हैं। अमेरिका है, चाइना है, जापान है, रूस है, ये सभी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। विकासशील राष्ट्र वो होते हैं जो विकास के पथ पर अग्रसर हैं, जिनके सामने लक्ष्य हैं कि वे अपनी राष्ट्रीय आय को एक निश्चित स्तर तक लेकर जाएं ताकि वहां की प्रति आय बढ़ सके। वे अपने नागरिकों को फंडामेंटल जो रिक्वायरमेंट है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो दे सकें। वहां पर वे कृषि विकास की दर को, औद्योगिक विकास की दर को, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रेट है उसको सबको वो बढ़ा सके ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो जब इस प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर है तो वो अलग अलग प्रकार की अपनी नीतियों के माध्यम से वे अपने देश को जो है वे विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। विकासशील राष्ट्रों की कुछ अपनी विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती है, जैसे इन राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति आय का कम पाया जाना, राष्ट्रीय आय का कम पाया जाना, पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, जनसंख्या में वृद्धि, इस प्रकार की या प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता, ये सभी चीजें जो है इन राष्ट्रों में पाई जाती है। तो समस्या यहां आती है कि इन राष्ट्रों का विकास किस प्रकार किया जाए ताकि ये राष्ट्र भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सके। हम जो टॉपिक आज ले रहे हैं आर्थिक नियोजन, वो उसी संदर्भ में है कि इस प्रकार के जो राष्ट्र हैं, जो विकासशील देश है जिसमें हम भारत की चर्चा कर रहे हैं, भारत एक ऐसा विकासशील राष्ट्र है जहां पर उसके पास विकास के लिए प्राथमिकताएं बहुत है, विकास के लिए क्षेत्र बहुत हैं। उसे कृषि क्षेत्र का भी विकास करना है, उसे औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी करना है, उसे सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र का विकास भी करना है, उसे हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, सभी क्षेत्रों को डेवलप करना है। लेकिन ऐसे राष्ट्रों के पास में रिसोर्सेज कम हैं, यानी उनके पास संसाधनों की पर्याप्तता नहीं है। ऐसे राष्ट्रों में यह भी विशेषता पाई जाती है कि उनके पास उच्च तकनीक का अभाव होता है, लेकिन उनके एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि दे हैव द प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी क्योंकि राष्ट्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर तेज होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन दो चीज इनके पास नहीं होती और वो है लेक ऑफ टेक्नोलॉजी यानी उच्च तकनीक का अभाव और नंबर
2 जो आती है लेक ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का अभाव। और जब तकनीक उच्च नहीं होगी, संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे, तो ऐसे राष्ट्र प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की अधिकता होते हुए भी वे अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। भारतीय अर्थव्यवस्था में आपने देखा है, हमारा जो भारत है 1947 में आजाद हुआ और 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो विरासत में उसे मिला 200 वर्षों तक, ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने इस पर राज किया और उसके जो विरासत में मिला वो गरीबी थी, कृषि का पिछड़ापन था, औद्योगिक पिछड़ापन था, आर्थिक विषमता थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी जो है। तो ये इस प्रकार के कुछ विशिष्ट लक्षण जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिलक्षित होते थे। जब देश आजाद हुआ उसके बाद भारत के सामने, जैसा कि हम कहते हैं और आज भी है, कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और यहाँ पर कुल देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। और ऐसी स्थिति में कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी हम यहाँ पर, इसलिए हमारे देश में कृषि को क्या माना गया है, कृषि को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया गया है। अगर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को अगर बाइफरकेट करें, बांटे, तो 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज आती है। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, वो उसके अंदर आती है, डेयरी उसमें आती है, सेरिकल्चर रेशम के कीड़े वगैरह का पालन करना और उसे रेशम उत्पादन करना, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारा एग्रीकल्चर से संबंधित जो है वो माना है। उसी प्रकार बागवानी है, हॉर्टिकल्चर, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो नंबर 2 जो आता है वो हमारा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लिया जाता है। तीसरा हमारा सर्विस सेक्टर, जिसको तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें सेवाएं आती है। सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी बैंकिंग सेक्टर है, ये है, ये जितनी भी इंश्योरेंस सेक्टर है, ये सर्विसेज जितनी भी हैं वो सारी की सारी, रेलवे है और है, तो ये सारा इसमें आती है। तो हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में, जो है राष्ट्रीय उत्पादन में, राष्ट्रीय आय में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। ऐसी स्थिति में जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति जो देखने को मिली वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी और सरकार को इस बात के लिए सोचने को मजबूर होना पड़ा कि हाउ टू बूस्ट अप द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में गति कैसे लाई जाए। जो 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार राज करके चली गई, बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, तो इसको किस प्रकार से किया जाए। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने तो उन्होंने क्या किया, आर्थिक नियोजन को लागू किया। 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था और उसका नाम हमारे वर्तमान सरकार और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है श्री मान नरेंद्र मोदी जी ने इसको नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अंतर कुछ भी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा अंतर ये है कि नीति आयोग में कुछ वाइड जो है कुछ राइट्स जो है उसमें दे दिए गए हैं, उनका कार्य क्षेत्र को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। काम वही है जो कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग करता था। योजना आयोग का काम क्या है, योजना आयोग का काम यह है पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तो अब हम इकोनॉमिक प्लानिंग पर चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किया था कि हमें अगर विकास करना है तो हम नियोजन के माध्यम से विकास कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, विकास की प्राथमिकता है, विकास के क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं,
इसलिए हम सभी छात्र क्षेत्रों को एक साथ लेकर के उनको एक साथ संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमें प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी विकास की। पहले नंबर पर किसे विकसित किया जाए, दूसरे नंबर पर किसे विकसित किया जाए, तीसरे नंबर पर किसे विकसित किया जाए, इस प्रकार से। तो हम अगर आर्थिक नियोजन के बारे में देखें तो जो आर्थिक नियोजन शब्द है जिसको आप इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोनॉमिक प्लस प्लानिंग। इकोनॉमी में आती है आपकी 5 एक्टिविटीज, और वो कौन सी है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। कोई भी विश्व की अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ये 3 प्रकार की आपको इकोनॉमिक सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में, समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी जो है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी का एक बेस्ट एग्जांपल है, जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। उत्पादन, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, इनमें 5 आर्थिक क्रियाएं तो संपन्न होती ही है। जैसे उत्पादन होता है, नंबर 2 कंजम्पशन, उपभोग होता ही होता है। एक्सचेंज का मतलब वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना, डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, ये निर्धारण करना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है एक वर्ष में, नेशनल इनकम का मतलब होता है एक वर्ष विशेष में जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका बाजार मूल्य देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। और उस देश की राष्ट्रीय आय में सभी साधनों का सम्मिलित योगदान होता है। और सभी साधन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर, साहसी, 5 साधन होते हैं, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है, राष्ट्रीय आय का विभिन्न जो साधन उत्पादन के उसमें बंटवारा किया जाना। तो पब्लिक फाइनेंस बहुत वाइड नेटवर्क है पब्लिक फाइनेंस का, इसको राजस्व भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकार की आय व्यय की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, हाउ टू कलेक्ट द टैक्स, यानी करों का संग्रहण कैसे किया जाए। नंबर 2, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है व्यय किस प्रकार से किया जाए सरकार के द्वारा। नंबर 3, पब्लिक डेब्ट, ऋण नीति क्या हो सरकार की, ऋण कैसे लिए जाए, इंटरनल लिए जाए, एक्सटर्नल लोन लिए जाए, ये सारा इसके अंदर आता है। और नंबर 4 आता है बजट पॉलिसी, बजट नीति, हाउ टू प्रिपेयर द बजट, हाउ कैन ए गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डेफिसिट इन बजट, यानी बजट में घाटा कम से कम दिखाया जाए, कैसे कम किया जाए बजट में घाटा, और क्यों बजट जो है रिसिप्ट और पेमेंट का अंतर होता है, तो इस प्रकार से किस प्रकार ये सारी जो है इसके अंदर आती है। तो 4 गतिविधियां आपको पब्लिक फाइनेंस में जो है सरकार के द्वारा की जाती है। बजट निर्माण कैसे हो, सार्वजनिक व्यय की सीमा क्या हो, कर निर्धारण की सीमा क्या हो, करों का संग्रहण किस सीमा तक किया जाना चाहिए, ये सभी चीजें जो है वो राजस्व के अंतर्गत आती है। दूसरा पार्ट होता है प्लानिंग। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी ये प्रबंध का कार्य है। और अगर हम प्रबंध के रूप में देखें, इसको डिफाइन करें, तो हम कहेंगे कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू फॉर अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स कॉल्ड प्लानिंग। तो इस प्रकार से जो है प्लानिंग का मतलब क्या है कि निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है और कैसे करना है, इसका निर्धारण हमारा क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है, प्लानिंग कहलाती है, मैनेजमेंट ही कहता है। और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो इसका मतलब ये है कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट जो भी सत्ता में है वो क्या करती है, कोऑर्डिनेशन करती है बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्लानिंग, यानी आर्थिक क्रियाओं और नियोजन का जो समन्वय है वो क्या कहलाता है, हमारा आर्थिक नियोजन कहलाता है। और अगर मैं इसको इस प्रकार से अलग रूप में परिभाषित करूं तो ये कह सकते हैं आर्थिक नियोजन का मतलब है केंद्रीय सत्ता द्वारा आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। हम यूं कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी सरकार का किसी ना किसी रूप में हस्तक्षेप होना। हस्तक्षेप का तात्पर्य होता है नियंत्रण रखना। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारा यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में सरकार का इनडायरेक्टली इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप होता है। कोई भी अगर कार्य करना है निजी क्षेत्र के द्वारा
तो सरकार से उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसकी फीचर्स क्या होगी। फीचर्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, आर्थिक नियोजन की विशेषताएं क्या हो सकती है। सबसे पहले प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट, यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं। जब भी नियोजन को अपनाया जाता है देश के अंतर्गत, यानी जिसको आप डेवलपमेंट थ्रू 5 प्लान कह सकते हैं, जब पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले निर्धारित लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर लिए जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में निर्धारित कर लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस वर्ष में 4% 3% की हमें ग्रोथ रेट लेनी है, तो पहले से लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। सबसे पहले जो विशेषता है कि नियोजन में लक्ष्य पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। देखिए एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन है, अनलिमिटेड जो विकास के लक्ष्य हैं और साधन सीमित हैं, इसलिए सरकार को क्या करना पड़ता है, प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है कि पहले कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए 1 नंबर पर, फिर लघु उद्योगों का किया जाए, फिर बड़े उद्योगों का किया जाए, फिर शिक्षा का किया जाए, फिर ग्रामीण विकास किया जाए। ये उन पर निर्भर करेगा जिसको जो है सबसे पहले इसका विकास करना है, उसको सर्वोत्तम स्तर पर प्राथमिकता पर लिया जाता है। नंबर 4 जो इसके अंदर आता है वो ये है एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का बंटवारा करना। जब ये तय कर लिया गया कि मान लीजिए एग्रीकल्चर को नंबर 1 पर रखा गया है, नंबर 2 पर लघु उद्योग होगा, नंबर 3 शिक्षा होगी, नंबर 4 ग्रामीण विकास होगा, तो जो रिसोर्सेज सरकार के पास है उसको एलोकेट कर देती है, बांट देती है कि कृषि क्षेत्र के लिए इतना व्यय करना है, उद्योग के लिए इतना व्यय करना है, शिक्षा के लिए इतना व्यय करना है, मेडिकल और हेल्थ के लिए इतना व्यय करना है। उसके बाद सर्टेन पीरियड, देखिए जो भी प्लान बनाया जाता है वो 5 ईयर प्लान होता है। अनेक बार हमारा ऐसा भी हुआ 1 ईयर प्लान भी बनाया, 3 ईयर प्लान भी बनाया, यानी 3 वर्षीय योजना भी बनी है, 1 वर्षीय योजना भी बनी है, और 5 जनरली इसका जो पीरियड होता है वो 5 ईयर के लिए होता है, 5 वर्षीय योजना बनाई जाती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार निर्बाध गति से चलने वाली है। एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा प्लान उसके साथ में लगातार चलेगा, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा हुआ, लगातार। और ये कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, योजना आयोग। अब जैसे नीति आयोग बन गया है, इसका नाम बदल दिया गया है, तो उसके द्वारा किया जाता है, दैट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। उसके बाद स्टेट इंटरवेंशन, मैंने अभी आपको बताया था इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब यही है कि एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप करती है, कंट्रोलिंग अपनी पास में रखती है, आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण लगाती है, उसका हस्तक्षेप होता है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो इसमें सरकार का निश्चित तौर पर हस्तक्षेप होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। उसके बाद होल इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग का संबंध कोई स्पेसिफिक एरिया से नहीं होता, ये होल इकोनॉमी के लिए होता है। जो भी 5 ईयर प्लान बनता है वो पूरे देश के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के संदर्भ में पॉलिसी बने, चाहे वो इंडस्ट्री के संदर्भ में बने, चाहे रूरल डेवलपमेंट के संदर्भ में बने, चाहे सैनिटेशन के संदर्भ में बने, ड्रिंकिंग वाटर के संदर्भ में बने, हेल्थ के संदर्भ में, सब ओवरऑल इट इज द कंसर्न विद द होल इकोनॉमी। और लास्ट है टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया ही था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा था कि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं, देश अभी आजाद हुआ है और जो अर्थव्यवस्था में विरासत में मिली वो बहुत पिछड़ी हुई है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हमें विकास का विकल्प मानना पड़ेगा इकोनॉमिक प्लानिंग को। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, विकास सभी क्षेत्रों का करना है, कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, शिक्षा, सबका विकास करना है, लेकिन पहले उसका विकास करना है जिसकी सर्वोत्तम आवश्यकता है। और वो सर्वोत्तम आवश्यकता हमारे क्षेत्र की अगर देखें तो कृषि की थी, कृषि की बहुत दयनीय दशा थी। उसके बाद हम स्मॉल स्केल कॉटन इंडस्ट्री की तरफ आए, बड़े उद्योगों की तो 1947 के बाद में कल्पना करना भी जो है बहुत मुश्किल था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि हमारा जो आर्थिक विकास का जो साधन है वो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है, जिसके अंदर हम प्लान बना करके आर्थिक क्रियाओं पर प्रॉपरली नियंत्रण रखते हुए, आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए, रिसोर्सेज के साथ में ऑब्जेक्टिव्स को कोऑर्डिनेट करते हुए क्या करते हैं, हम अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है। कल हमारा जो कंटेंट जो प्रारंभ करेंगे वो उसी से आगे कैरी ऑन होगा, और वो होगा इंपोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग।